एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ आपकी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका आंसर मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। सो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सकें। सो गाइस, चलिए फटाफट से हम देखना शुरू करते हैं वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। तो गाइज, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के बारे में गाइज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर। एंड गाइज, अगर आप लोगों ने इससे पहले की हिस्ट्री की वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वो वीडियोज़ आपको चैनल पर एंड ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएंगी। सो गाइज, इससे पहले भी मैं आपके लिए 3 से 4 वीडियोज़ दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो गाइस, सारी वीडियोस को आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों की एग्जाम में बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प होगी। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए इल्तुमिश और बलबन द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। सो बेसिकली गाइस, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो आपसे पूछा गया है इल्तुमिश के बारे में, दूसरा पूछा गया है बलबन के बारे में। सो गाइज, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इल्तुमिश के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इल्तुमिश का क्या योगदान था दिल्ली सल्तनत के अंदर। गाइज, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुमिश के कार्यों या फिर इल्तुमिश के योगदान का वर्णन कीजिए। सो गाइज, आप लोग जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ उन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम वन बाय वन करके इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं। सो गाइज, जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। तो गाइज, परिचय में आप लोगों को जो चीज़ें मेंशन करनी है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइज, परिचय में हमें बताया गया है कि इल्तुमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुमिश था। इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसे 1197 में अल्हनवाड़ा के आक्रमण के समय ऐबक ने खरीदा था। लेकिन अपनी योग्यता से इल्तुमिश समानता तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन जाता है। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुमिश बदायूं यानी कि यूपी का इक़्तिदार था। ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ इतिहासकारों के अनुसार आलम शाह लाहौर में नया शासक बना, लेकिन दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुमिश को नया सुल्तान घोषित किया। 1210 ई में पंजाब की लड़ाई में इल्तुमिश ने आलम शाह को मारकर लाहौर पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन मिन्हास उस सिराज के अनुसार ऐबक पुत्रहीन था। तो गाइज, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया है अच्छे से दिल्ली सल्तनत में इल्तुमिश से रिलेटेड। गाइज, इल्तुमिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उन सब के लिए ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइज, इस इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इल्तुमिश का कार्यकाल। तो गाइस, इल्तुमिश का जो कार्यकाल था, उनने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत के अंदर राज किया, ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रखना है। 1210 से 1236 तक। इसके बाद गाइस, इल्तुमिश का पूरा नाम क्या था? गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर बच्चे इस पॉइंट को स्किप कर देंगे, बट गाइस आप लोग इस पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने बहुत डीपली स्टडी की है। तो गाइस, इल्तुमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुमिश था, ये चीज़ आप लोगों को मेंशन करनी है। इसके अलावा गाइस, आप लोगों को ये चीज़ तो हमेशा ध्यान ही रखनी है कि इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए गाइस इल्तुमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है गाइस। एंड आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है गाइस कि दिल्ली सल्तनत में गुलामों के गुलाम का योगदान बताइए। तो गाइस, गुलामों का गुलाम इल्तुमिश को ही कहा जाता था। तो गाइस, इल्तुमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कब खरीदा था? 1197 में गुजरात के अल्हनवाड़ा में। तो गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इल्तुमिश को खरीदा तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ये चीज़ पता चली कि इल्तुमिश भले ही ये गुलाम है, बट उसके अंदर जो खासियत है वो बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा काबिल है।
तो इसलिए गाइज कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी योग्यता को देखते हुए उसे समानता बनाया, यानी कि इक्तेदार बनाया, बेसिकली गवर्नर बनाया। आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ गाइज, तो इस समानता और इक्तेदार का मतलब है गवर्नर। इसके अलावा गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इल्तुमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। तो गाइस इल्तुमिश एक बहुत अच्छा शासक था, मतलब एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था। इसके बाद गाइस होता यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता है आराम शाह, उसको गद्दी पे बिठाया जाता है, उसको राजा बनाया जाता है। लेकिन गाइज ये जो इसका बेटा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये लायक नहीं होता, मतलब इसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती कि ये किंग बन सके दिल्ली सल्तनत का, ना ही इसकी कोई बात मानता होता है। तो गाइज उस टाइम पे दिल्ली के अंदर जो तुर्क अमीर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिनका यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो गाइज इन तुर्क अमीरों ने ना इल्तुमिश की क्वालिटीज़ को देखते हुए, उसकी जो काबिलियत है उसको देखते हुए इसको दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। और गाइस दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गुलाम वंश है उसका जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुमिश को ही माना जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था, मतलब 1206 में उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 के अंदर मर गया, तो ज़्यादा उसने मतलब राज नहीं किया, ज़्यादा उसने रूल नहीं किया, तो इसलिए इल्तुमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गाइज़ आई एम श्योर जो भी पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं आपको समझ आए होंगे। एंड गाइज़ आप लोगों को सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइज़ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान की उपाधि धारण करना। इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था तथा प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इसने 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुतस्सिर बिलाल से सुल्तान की उपाधि व खलआत यानी कि इजाज़त प्राप्त की। इल्तुमिश ने अपने नाम का खुताबा पढ़वाया तथा मानक सिक्के टका चलाए। टका चांदी का होता था, 1 टका = 48 जीतल। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नामक अंकित करवाया था। तो गाइज अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए इल्तुमिश को शासक तो बना दिया, उसके बाद उसके क्या क्या काम शुरू है। तो गाइज इल्तुमिश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी उस टाइम पे ये थी कि इल्तुमिश को कुछ लोग सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे, किंग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इल्तुमिश एक गुलाम था। इल्तुमिश गुलाम था, तो अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो किस तरह से सबके दिल में उसके लिए इज्जत को पैदा करे, किस तरह से सब उसे शासक माने, ऐसा वो क्या करे। तो गाइज इल्तुमिश क्या करता है, वो 1229 में बगदाद का खलीफा, गाइज दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एंड मुगल्स के टाइम पे जो खलीफा होते थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा उनका पोस्ट होता था, काफ़ी ज़्यादा उनका बड़ा रोल होता था इस्लाम धर्म के अंदर। तो गाइज इल्तुमिश ने क्या किया, जो बगदाद का खलीफा थे उनसे अपने आप को सुल्तान की उपाधि दिलवाई और तथा उनसे इजाज़त मांगी शासन करने की। अब क्योंकि इल्तुमिश गुलाम था तो पहले तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उसको परमिशन नहीं मिली, लेकिन बाद में जब इल्तुमिश की काबिलियत को देखा गया खलीफा के द्वारा तो उनको ये इजाज़त दे दी गई, इल्तुमिश को ये इजाज़त दे दी गई और उसके बाद इल्तुमिश सही मायनों में राजा बना। और इस मतलब बगदाद के खलीफा से परमिशन मिलने के बाद सभी लोगों ने उसे शासक माना, सभी लोगों ने उसे किंग माना। इसके अलावा अगर उस शासक के रूप में बात करें तो उसने शासक वाले सारे काम किए। उनने टका यानी कि चांदी की करेंसी चलवाई अपने टाइम पे। 1 टका का मतलब होता था 48 जीतल। गाइज ये उस टाइम की करेंसी है, तो आप लोगों को इसी तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइज इनने सिक्कों के टकसाल का नाम भी अंकित करवाया था, सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम। तो गाइज इस तरह से इल्तुमिश ने जैसे ही वो शासक बना अच्छे काम करने शुरू किए और वो काम करने शुरू किए जो कि बेसिकली एक शासक को करने होते हैं। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इल्तुमिश न्यायप्रिय था। सो गाइस इल्तुमिश की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो इंसाफ करने वालों में से था, उसे न्याय बहुत ज़्यादा पसंद था। तो गाइस हम इस वाले पॉइंट को देख लेते हैं फटाफट। इसने न्याय के लिए कदम उठाए, शहरों में उसने न्याय के लिए काजी, अमीर ए दाद जैसे अधिकारी नियुक्त किए। अपने दरबार के बाहर
शेरों की मूर्तियों से लगी जंजीरें स्थापित करवाएं, जिसमें अनेक घंटियां लगी थीं, ताकि कोई पीड़ित आए तो घंटी बजा दे तथा सुल्तान को पता लग जाए। सो गाइज, इल्तुमिश न्यायप्रिय था। वो एक न्याय करने वाला शासक बना दिल्ली सल्तनत के अंदर, सबसे पहले गुलाम वंश के अंदर। गाइज, इसने क्या किया, इसने ये सोचा कि इतना बड़ा उसका साम्राज्य है, किस तरह से एक अच्छी न्याय व्यवस्था को स्थापित किया जाए। तो गाइज, उसने क्या करा, उसने कुछ काजी, कुछ अमीर ए दाद, ये बेसिकली गाइज ये पद का नाम है, तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। इस तरह के कुछ अधिकारियों को नियुक्त करना शुरू किया, और इसके अलावा उसने अपने दरबार के बाहर जो शेरों की मूर्तियां लगवाई और जंजीरें लगवाई तथा उनमें घंटियां लगवाई, ताकि कोई भी उन घंटियों को बजाए तो पता चल जाए सुल्तान को कि कोई अपनी पीड़ा लेकर आया, कोई अपनी मतलब प्रॉब्लम लेकर आया, और फिर वो उसको सॉल्व कर सके। सो गाइज, आई एम श्योर ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज, ये पॉइंट जो है, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होगा अपने एग्जाम में, एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो गाइज, आई एम श्योर आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तुर्कान ए चहलगमी। बेसिकली गाइज, आप लोगों को इस पॉइंट को इसी तरह से ध्यान रखना है। गाइज, ये सारे तुर्की वर्ड हैं, तो आप लोगों को आई एम श्योर थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट गाइज याद तो रखने पड़ेंगे। सो गाइज, इसके अंदर क्या किया इल्तुमिश ने अपने 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर तुर्क ए चहलगमी नामक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना की। गाइज, उस टाइम पे जो मतलब 40 तुर्क सरदारों, मतलब बेसिकली 40 इम्पॉर्टेंट पर्सन थे तुर्की के, जिनको मिलाकर जो इल्तुमिश था उसने एक नया मतलब अपना प्रशासनिक संस्थान बनाया, जिसको कहा गया तुर्कान ए चहलगमी। तो गाइज, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। बेसिकली गाइज, ये 40 जो तुर्क सरदार थे, ये इल्तुमिश को एडवाइस दिया करते थे, सलाह दिया करते थे किसी भी मैटर के बारे में। तो गाइज, इस तरह से इन 40 तुर्क सरदारों का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इल्तुमिश के कार्यकाल में रहा, और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में इल्तुमिश को सही एडवाइस दी, और इस तरह से इल्तुमिश ने दिल्ली सल्तनत का और भी ज़्यादा विस्तार किया। सो गाइज, यहाँ पे जिस तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है एग्जामिनेशन में अपने इस आंसर को। उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों को अभी तक के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है इक्ता प्रणाली का संस्थापक। इल्तुमिश ने प्रशासन में इक्ता प्रथा को भी स्थापित किया। भारत में इक्ता प्रणाली का संस्थापक इल्तुमिश ही था। इसने दोआबा क्षेत्र में हिंदू जमींदारों की शक्ति तोड़ने के लिए शमसी तुर्की सरदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में इक्ताएं बांटी। तो गाइज, बेसिकली इक्ता प्रणाली के अंदर क्या होता था, इक्ता प्रणाली को मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइज। इक्ता प्रणाली के अंदर जो बड़े बड़े सरदार होते थे, जो अच्छे लोग होते थे, उनको उनकी सैलरी के बदले कुछ ज़मीन दी जाती थी, उसी ज़मीन को कहते थे इक्ता। तो गाइज, इक्ता प्रणाली जो स्टार्ट की थी, हालांकि ये इक्ता प्रणाली मुगलों के टाइम तक चलती रही गाइज, लेकिन इसको स्टार्ट करने वाला जो था वो था इल्तुमिश। इसलिए गाइज, इल्तुमिश और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो गाइज, इल्तुमिश ने इक्ता प्रणाली की स्थापना की। इसके अलावा जब दोआबा में हिंदू जमींदारों की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनकी शक्तियों को तोड़ने वाले जो शमसी तुर्क सरदार थे, उनको इक्ताएं बांटी। तो गाइज, इस तरह से इक्ता प्रणाली ने उनके जो इल्तुमिश की सेना थी, जो उसके अधिकारी थे, उनको और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट किया। तो गाइज, ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों से संघर्ष। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों से संघर्ष। सो गाइज, राजपूतों से संघर्ष में इल्तुमिश ने क्या क्या किया उसके बारे में हम देखते हैं। इल्तुमिश के समय में दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में राजपूत शासकों ने संघर्ष शुरू कर दिया था। उसने अनेक अभियानों में राजपूतों की शक्ति को तोड़ा। अभियान निम्नलिखित हैं: 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण, 1227 में नागौर पर आक्रमण, 1232 में मालवा पर आक्रमण। इस अभियान के दौरान इल्तुमिश उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर लाया था। इसके अलावा 1235 में ग्वालियर का अभियान। इस अभियान के दौरान इल्तुमिश ने अपने पुत्रों की बजाय पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था।
इसके बाद गाइस हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है 1236 में बमियन यानी कि अफगानिस्तान पर आक्रमण। ये इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था। तो गाइज इस तरह से इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो उसके आसपास की जो चीज़ें थी, आसपास की जो एरिया था, वहाँ पे जितने भी शासक शासन कर रहे थे, फिर चाहे वो राजपूत हो या कोई और, इल्तुतमिश ने सभी के खिलाफ युद्ध किया और उन युद्धों को जीता भी, क्योंकि उसकी युद्ध नीति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा गाइज आप लोगों के लिए जो यहाँ पे मैंने ये ईयर्स मेंशन किए, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, सारे मत याद रखिएगा, लेकिन 3 से 4 आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेंशन करेंगे तो आंसर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइज इस तरह से ये जो कुछ ईयर्स हैं ये आपको थोड़े से दिमाग में रखना है। इसके बाद गाइज आप लोगों को जो एक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी बनी थी वो उसकी बेटी थी, ना कि बेटा, उसकी बेटी रज़िया सुल्तान। तो गाइज ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। रज़िया सुल्तान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ। तो गाइज इस तरह से ये सारे अभियान इल्तुतमिश ने किए। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंगाल की स्थिति। तो बेसिकली गाइस बंगाल की स्थिति को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि गाइस उस समय जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे, मतलब दिल्ली सल्तनत जब शुरू हुई थी तो सबको लगा था कि ये सल्तनत इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब ये लोग विदेशी आक्रमणकारी चले जाएंगे। लेकिन गाइस दिल्ली सल्तनत ही वो चीज़, वो मील का पत्थर साबित हुआ जिसने भारत के अंदर मुसलमानी शासक की नींव रखी। हालांकि स्टार्टिंग में तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये सब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस चलिए फटाफट से हम ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। तो गाइस इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि इल्तुतमिश के समय बंगाल के अधिकारी इवाज खान ने गयासुद्दीन के नाम से स्वतंत्रता धारण कर ली। दिल्ली व बंगाल के बीच की दूरी अधिक थी, जिसका कारण इल्तुतमिश को बंगाल संभालने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली जाता था पीछे से विद्रोह खड़ा होता था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में 1229 में बंगाल को फिर से जीता। नसीरुद्दीन की मृत्यु होने के कारण बल्का खिलजी नामक अधिकारी ने बंगाल में फिर से आक्रमण किया। अंततः 1230 में बंगाल को इल्तुतमिश जीत पाया। तो गाइज इस तरह से इस वाले पॉइंट के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि आप लोगों को पता ही है आज के टाइम में भी जो हमारा बंगाल है, मतलब बेसिकली उस टाइम पे जो बंगाल वाला एरिया था वो बांग्लादेश एंड जो अभी हमारा राइट नाउ वेस्ट बंगाल है, ये सारा एरिया बंगाल का हुआ करता था उस समय पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो गाइज क्योंकि दिल्ली सल्तनत में का जो मेन जो सेंटर पॉइंट था वो दिल्ली था, तो दिल्ली से बंगाल काफ़ी दूर था। किसी तरह से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को बंगाल तक फैला तो दिया, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश को कई तरह की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मान लीजिए इल्तुतमिश तो दिल्ली में रहता है, लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली में रहता है और उस टाइम पे बंगाल के अंदर बहुत सारे विद्रोह होते रहते थे, तो इल्तुतमिश को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो बंगाल को हैंडल करे, क्या करे। तो गाइज इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, जो उसका बेटा था, गाइज आप लोगों को इल्तुतमिश के बेटे का भी नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को मेंशन करना होगा। तो उसका जो बेटा था नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो गाइज मोहम्मद के नेतृत्व में उसने बंगाल को जीता। लेकिन गाइज बंगाल को उसने जीत तो लिया, लेकिन उसका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर एक और नए आक्रमणकारी ने बंगाल को जीत लिया, जिसका नाम था बल्का खिलजी। पहले जिसने आक्रमण किया था वो था गयासुद्दीन। तो गाइस इस तरह से उसने फिर से बंगाल पर आक्रमण कर दिया। लास्ट में बहुत सारे युद्ध करने के बाद जो इल्तुतमिश था उन्हें 1230 में बंगाल को फिर से जीता। तो गाइस ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी यही बताती है कि इल्तुतमिश कितना ज़्यादा मतलब दूरदर्शी था, किस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करता था। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही पॉइंट्स को कवर करेंगे, क्योंकि अभी इल्तुतमिश से रिलेटेड आपको और पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने। तो गाइस और जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी
काफ़ी लंबी हो गई है, बट आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करनी भी ज़रूरी है गाइस। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जितना भी कंटेंट मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है, आपको सारा समझ में आया होगा। एंड गाइस, अगर आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ गाइस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा ही मत। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आप सबसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।